कीर्ति जी, आपका दोबारा इस पॉडकास्ट में स्वागत है। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपकी हमने पूरी बैकग्राउंड जाना, कहाँ कैसे आपका जन्म तमिलनाडु में हुआ और कैसे आप लोग बैंगलोर मूव हुए, फिर आपने एजुकेशन करी इंजीनियरिंग करके, आपने रिक्रूटमेंट और एचआर का जॉब प्रोफाइल चूज करी, और कहाँ आपने विप्रो और ओरेकल और गूगल सेपिएंट, और फिर आप अमेजोन की अपनी कहानी बता रहे थे कि आपने बहुत लर्निंग करी वहाँ से। और लास्ट जब हमने बात छोड़ी थी तब आपने बताया था कि कैसे आप एक नए जॉइंट वेंचर में आपने रिक्रूटमेंट करना शुरू करा। आपने एक नई बुक पढ़ी जो गोल्डन सर्कल वगैरह को आपने यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करा। तो वहीं से हमारी बात छोड़ी थी। तो उसी से आप बताइए आपने क्या सीखा, क्या आपने उसमें करा, ऐसा क्या डिफरेंट आपने तब ऐसा करा जो आपको लगता है पहले नहीं करा था आपने। थैंक यू अर्पित जी। तो मुझे इतना तब जैसे मैंने बोला आपको कि सिर्फ काम जैसे अभी एक न्यूज़ निकला कि 70 घंटे काम करना है, वो मुझे लगता है 40 घंटे ही भले काम करे, मगर और बाकी टाइम पे काम के हिसाब से नहीं तो एक लीडरशिप के हिसाब से सीख के तो जो काम आ जाए, तो वो दोनों मिलना है, तभी एक अच्छा नायक बन सकते हैं कहीं भी कुछ भी काम करें। तो जैसे मुझे वो जब हुआ तो एक अच्छा लगा कि एक बैलेंस्ड तरीके से कुछ करने को मिला। फिर उसकी और जब 1.5 साल तक कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व ना करा हो, 1 महीने में सॉल्व कर लिया, तो सब लोग को बहुत खुशी हुआ। और फिर मुझे एक और जॉइंट वेंचर पूरा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला, जहां मुझे 2 कंपनियां खड़ा करना था, हायरिंग फ्रॉम स्क्रैच भी रिक्रूटिंग में। ये किया 2 साल तक। और फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिला कि जहाँ मुझे सेल्स करना है, और रेस्टोरेंट जैसे स्विगी और जोमेटो है वैसे एक बिजनेस शुरू किए थे अमेजोन में। मेरा काम था सेल्स, ऑनबोर्डिंग, अकाउंट मैनेजमेंट करने का। तो वो एक नया रास्ता निकल आया। जब मैं सिर्फ काम ही कर रहा था, मुझे वही काम फिर से करना पड़ा, मगर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, मतलब रोल्स में करना पड़ा। जब मैंने लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन लेके आया काम पे, तो आप सोचिए कि अमेज़न से पहले मैं तो सिर्फ बड़ा एग्जीक्यूशनिस्ट था, मगर स्ट्रेटेजिस्ट उतना ज़्यादा नहीं था। अब मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट भी बन गया, और वो एक बड़ा चीज़ है। और स्ट्रेटेजिस्ट बनने का एक इम्पॉर्टेंट महत्व ये है कि सिर्फ हम एक फंक्शन में, एक कोकून में चले जाएं तो हम सिर्फ उतना ही सीखते हैं, जब उसे बाहर आए तो काफ़ी कुछ सीखते हैं। और फिर मुझे वर्सेटैलिटी और बिल्ड करना था। आज के ज़माने में डाइवर्सिटी बोल के हम क्या कहते हैं, महिलाओं को एक डाइवर्सिटी के नाम पे बुला लेते हैं, मगर मैं उसका विरुद्ध हूँ। मेरा मानना ये है कि हर अलग तरीके का लोग जब काम करते हैं उन्हें डाइवर्सिटी माना जाता है, उनका राय लेना है, कैसे सब लोगों को जुड़ के मिलके चलना है, उसमें ही डाइवर्सिटी निकल आता है। और जो भी मैं सीखा हूँ वो सिर्फ मुझे काम पे हेल्प नहीं हुआ, मगर मेरी पर्सनल चीज़ों में हेल्प हुआ है। मुझे एक घर बनाना था, मैं जब घर बना रहा था मैंने कुछ सिस्टमिक चीज़ें ऐसे रखा कि जब नेगोशिएट करूँगा तो 4 मिनिमम को जो भी वेंडर लेके आऊँगा, 4-5 वेंडर से बात करके, बिना रिसर्च कोई काम नहीं करता हूँ। मुझे एक पत्थर चुनना था घर में वो स्टोन लेइंग के लिए, या लकड़ी लकड़ी चुनना था, या कौन सा सैंड लगाएंगे, आउटसाइड ऑफ सोशल स्टिग्मा। हाउ डू आई गो अबाउट चूजिंग द राइट वैल्यू। एक जो उसका अपना महत्व होना है कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो वो सब सीख के फिर गया। अब माने ना माने, एक इटालियन मार्बल चुनने के लिए मैंने 1.5 साल रिसर्च किया, मगर सिलेक्शन मेरा सिर्फ 2 मिनट का रहा। राइट। और प्राइस कैसे बेंचमार्क करूं, वो सब सीखने को मिला। एक ही पत्थर जो बैंगलोर में 1300 में पर स्क्वायर फीट मिलता था, किशनगढ़ गया वही पत्थर को लेके आने 300 रुपए पर स्क्वायर फीट में, तो 1000 रुपए का बचत हुआ। तो बहुत बढ़िया। तो वो ये मैं मानता हूँ कि ये लीडरशिप वाला चीज का एक नजरिए है। जैसे हम मार्केट बेंचमार्किंग करते हैं और कैसे सही और गलत का फर्क निकालते हैं,
तो बहुत हेल्प हुआ कि जो मेरा घर बनना था वो बचत करके ही बनाया और अच्छा भी लेके आया। और जो मैं सीखा हूँ कि डिफरेंशिएटर्स चाहिए, जो भी काम करें एक नया यूनिक तरीके होना है। मेरे घर में कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स में अपनाया, तो ये तो मेरा मेरा कोर फंक्शन नहीं है घर बनाना। भले ही आई एम वर्किंग विद समबडी जो जिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, मगर मेरा राय हमेशा सब में होता है अभी। और मिलजुल के काम करते हैं, गलतियां होता है, गलतियां सुधारते हैं, मगर काम होने की बात उनके ऊपर शिकायत नहीं होगा अभी, क्योंकि मैं बहुत इमर्स हो जाता हूँ, तो वो अच्छा या गलत मेरे ऊपर लेता हूँ। ये सब तब क्या होता है, एम्पैथी बिल्ड होता है एक सिस्टम पे। लोग जो काम किए हैं उसके ऊपर शिकायत करेंगे, उसको बुरा लगता है। अगर वो अच्छा काम किया उसको अच्छा कहें, और फिर जो अच्छा काम नहीं किया उसको शिकायत करेंगे, तो वो वातावरण बिगड़ जाता है। और अभी मिलजुल के काम करते हैं, कोलैबोरेशन जो होता है, डाइवर्सिफाइड थॉट प्रोसेस के बारे में मैं जो बात कर रहा था, सबका एक राय होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है, सबका स्ट्रेंथ मिलके कैसे एम्पलीफाइड तरीके में एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकल के आए, वो एक चीज मैंने देखा, तो वो सुधारण मेरे में हुआ, वो मैं मानता हूँ। तो वो अमेज़न का चीज़ है, अमेज़न में बिज़नेस रोल किया, बिज़नेस राइट। रोल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने जॉइन किया पेपाल। हम्म। फिर से रिक्रूटमेंट में आ गया पेपाल इंडिया में, जहाँ R&D सेटअप है। इधर एक यूनिक तरीका है। ये मेरा करियर ट्रैजेक्टरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अगर मैं काउंट करूं, आपने मतलब पिछले 17-18 सालों के अंदर लगभग लगभग सारी जो एक टेक इंडस्ट्री का, सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सारी इंटर कवर करके, न्यू एज इंडस्ट्री, ओल्ड एज इंडस्ट्री, मतलब जैसे आपने विप्रो का नाम बोला, फिर आपने सेपियंट बोला जो कि दोनों कंसल्टिंग फील्ड से हैं, और कल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में हो गई, फिर आपने गूगल इंटरनेट में चले गए, फिर आप पेपाल पेमेंट्स में आ गए, और अमेजोन तो ई कॉमर्स में है ही। तो बहुत ही बेहतरीन आपने मतलब अपने कई चंद साल जो आपकी कह सकते हैं कि लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ जो है आपने उस दौरान करी। अब जब आप एक 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 जंक्चर पे आ गए हैं अपने लाइफ में, जैसे आपने उल्लेख किया था कि आप 40 साल में आप पहुंच चुके हैं, तो अब आगे क्या आपने जैसे इतना एक्सपीरियंस गेन करा है, ऐसा लगता है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है जो कि आपकी पहली भाषा पहले वक्तव्य में भी निकल के आया कि आप सोचते हैं कि मेरे को अभी सब कुछ नहीं आता, मुझे बहुत सीखना बाकी है। तो जिसके दिमाग में ये है कि मेरे बहुत सीखना बाकी है, उसके लिए हमेशा सीखने के लिए कुछ ना कुछ रहता है। तो गिवन दैट कि आपका 18 साल का पिछला एक्सपीरियंस है, इतनी कंपनी में आपने काम करा, आपने टैक्टिकल वर्कर से स्ट्रैटेजिक वर्कर की तरफ आपने मूवमेंट करा, सीखा, आपने वो भी चीज़ सीखी, और सर्विस और प्रोडक्ट कंपनीज और एंटरप्राइज कंपनी सब तरीके की कंपनी में आपने काम करा, आपने बाहर का भी एक्सपीरियंस जोड़ के लाए, सिंगापुर की तरफ गए आप, और उधर से भी आपने कॉन्ट्रास्ट करा इंडिया को, और दोबारा आपने इंडिया को चुना। तो अब आगे क्या, आपने आगे का क्या सोचा है, मतलब क्या करना चाहते हैं वहाँ? तो मैंने जैसे आपको बोला आरपी की ये एक सीरिया है जो मैंने अभी, जहाँ मेरे पापा ने मुझे लॉन्च किया से लेकर अभी एक सीरिया के ऊपर ही गया हूँ, बाकी सीरिया को हासिल करना है। तो ये सेकंड इनिंग्स कहता हूँ मैं। अब तक जो हुआ है फर्स्ट इनिंग्स है, और उसकी बाद 40 की बाद जो होता है वो सेकंड इनिंग्स है मेरे हिसाब से। और ये सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी हम शक्ल का प्रॉब्लम यही है। मैं भाईचारे का काफ़ी देखता हूँ। अभी क्या हो गया कि लोग 40 तक सीएफओ बने हैं, सीईओ बने हैं, काफ़ी काफ़ी बड़ा बड़ा रोल्स लेके बड़ा बड़ा काम किए हैं। अब सबको एक चीज़, काफ़ी लोग, मेरा दोस्त लोग हैं, उनको एक चीज़ अभी बिग क्वेश्चन में है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। तो हम जब भी बात करते हैं कुछ चीज़ें निकल के आता है। लग्ज़री खोना नहीं चाहते हैं, लेबल खोना नहीं चाहते हैं, टाइटल खोना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। पैसे जितना कमा रहे हैं उतना ही कमाना है, उसमें कोई कमी कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहते, होना होना चाहते चाहते हैं। और अगर कोई जगह होटल खोल के बैठो, वो हमें लगता है कि हम ज़मीन से नीचे है, तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो बैरियर्स होता है, माइट बी देयर पोटेंशियल टू सक्सेस। ऐसे ही एक मेरे दोस्त से बात कर रहा था, हम दोनों जब बात करते थे,
एक रामेश्वरम कैफे करके एक होटल का बात हो रहा था। एक हम्म। छोटा सा दुकान शुरू किया था, वो आईआईटी ग्रेजुएट था, वो कभी ये नहीं सोचा कि मैं आईआईटी आईएम ग्रेजुएट हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा। तो उसने एक रामेश्वरम कैफे करके एक डोसा कॉर्नर शुरू किया छोटा सा। हाँ उसमें हाँ। सिर्फ एक ही यूएसपी था, मैं बहुत घी लगाऊंगा, घर में जो मेरी माँ बना के देते हैं जो एकदम बढ़िया सा खाना, वो मैं अपने कस्टमर को वैसे ही एक वही असलियत से देना चाहता हूँ करके। राइट। अभी वो एक 5 बना, 5-10 बना और 10-20 या 30 तक बन चुका है शायद। बैंगलोर सब वो फैल चुका है और वो इंडस्ट्री बड़ा करके जा रहा है। बट अभी फर्स्ट इनिंग्स खत्म करने के बाद, एक कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस देखने के बाद, हम अगर कुछ एक करना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं। हम्म। वो एक चीज गलत है, हमें उससे बाहर निकलना है। हमारा असलियत वो नहीं है, वो सिर्फ एक एक मान लीजिए एक एरोप्लेन जर्नी था। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी बस में नहीं चढ़ूंगा या मैं हम्म। ट्रेन पे नहीं चढ़ूंगा। अलग रास्ते चुनना है, उस माइंडसेट से निकल के आना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है, मैं मानता हूँ कि अ, हम जब बात करते थे, एक करेज जो बोलते हैं, कलेजा जो आना है, एक हम्म। नया शुरू करने का, वो नहीं है। और तीसरा चीज़, रिस्क लेने का एपेटाइट बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हमें महीने इतना सैलरी तनख्वाह मिलता था राइट। और अभी नहीं मिलेगा तो मैं कैसे घर चलाऊं, उसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत कम हो गया है। राइट। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखा, जब हमारे पास पैसे मिलता था, हमारे पास वक्त नहीं था प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, और हम हमेशा ये सोचते थे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो रेंट में कितना आएगा, 2-3% का हम्म। इम्प्रूवमेंट। मगर हम ये नहीं सोचते कि अगर वही इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद देखें तो 2%, 7% भी बन जाएगा, क्योंकि हमने जो वैल्यू में खरीदा था, आज के दिन पे वो वैल्यू बढ़ जाता है। करेक्ट। तो करेक्ट। वो इंड्यूरिंग इफेक्ट जो है, डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट, वो हमने कभी नहीं सोचा। लोग उसको पैसे को जमा करके, जब पैसे को जमा करके रखते हैं, इट्स लाइक होल्डिंग अ आइस ब्लॉक इन्वेंट्री। वो कब धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमारे पूर्वज ऐसे कभी नहीं करते थे। हमारे पूर्वज हैड अ वेरी बैलेंस्ड वे ऑफ सिक्योरिंग एंड इन्वेस्टिंग। कुछ करेक्ट। गोल्ड में करना, कुछ इक्विटीज में, मतलब पैसे जमा करना, कुछ इन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। अभी एब्सोल्युटली। वक्त नहीं है लोगों को ये सब करने के लिए, सिर्फ काम ही करते रहे सुबह से रात तक। तो इन्वेस्टमेंट में वो देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा मुझे, व्हाट इज द आरओआई, और वैल्यूज को कमोडिटी देखते देखते ही नहीं है। मेरा एक ही ऐसे ही दोस्त था, मैंने एक बड़ा घर बनाया, मेरा सोच ऐसा था कि मेरा 2 बेटियां हैं, उसको अच्छा एक्सपीरियंस अभी दे, देन आफ्टर दैट एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा, वो उधर से और आगे जाएंगे, और आगे उधर से लेकर और आगे पहुंचना है उसको। करेक्ट। मगर कल्चर फ्रेमवर्क में रहना है, जुड़ के रहना है, मगर घर बड़ा करना है करके। मेरा दोस्त था, मेरे कि इसमें क्या फायदा, इन्वेस्ट किए हो मगर इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो कॉस्ट हो गया ना, ये तो हम्म। यूर क्रिएटिंग मोर पेरिनियल लायबिलिटी, एसेट राइट। इज अ लायबिलिटी। जैसे राइट। रिच डैड और पुअर डैड के हिसाब से देखेंगे तो हम्म। एक चीज है, मगर इसमें एक वैल्यू जो निकल के आता है, उसको कभी हम महत्व नहीं देते हैं। हम्म। और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का सोच, वो हम्म। कहीं ना कहीं छूट गया। ये हम हमेशा अपने पापा लोग जब करते थे, हम उसको शिकायत करते थे कि आप उधर घर में डाल दिया, मुझे नहीं लेके दिया कुछ भी। और हम्म। हम क्या करते हैं, पैसे रखते हैं मगर बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। करेक्ट। और एक बैलेंस कैसे मैनेज करेंगे, वो एक चीज है। तो अभी नेक्स्ट इनिंग्स में अगर मैं सोचता हूँ अभी, ये सब जो बैरियर्स है, उसे बाहर निकल के आना है। हम्म। अपना पैशन है जो हम करना चाहते हैं, भले ही एक डोसा का दुकान खोलो, या हम्म। भले ही कुछ और छोटा सा काम भी कर लो, मगर उसको कैसे बड़ा करके आगे लेके जाना है, वो हमारे पास है वो महत्व। हम सीख चुके हैं इस हम्म। 20 साल में। करेक्ट। और अगले 20 साल में अगर उसको हमारे पैशन को लेके नहीं आएंगे, वो रास्ता कभी नहीं बनेगा। करेक्ट। करेक्ट। वो अपने अपने इंटरेस्ट में सीमित है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसमें दो तरह से मैं देखता हूँ। एक, जो भी बात करेंगे, जो भी विषय में बात करेंगे, और रात में हम नींद में भी अगर कोई जाग के हम उसके बारे में बात करें, तो अगर हम दिलचस्पी दिखाएंगे बात करने के लिए, हम्म। तब भी खुशी से बात करेंगे, वो हमारा पैशन है।
करेक्ट। अगर पैशन डिफाइन करना है तो। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ ये है कि उसको आगे लेके जाना है, उसको नेक्स्ट स्टेप करना है, उसके लिए होमवर्क करना है, मार्केट रिसर्च करना है, बेंचमार्किंग करके वो रास्ता पकड़ के उसके लिए स्मॉल स्टेप रख के वो एक छोटा-छोटा स्टेप से बड़ा स्टेप निकलना है। हमेशा डायरेक्टली बड़ा स्टेप जाने का सोचना नहीं है। करेक्ट। वो मैं मानता हूँ, माइट बी मैं बहुत गलत हूँ। मगर मुझे अगर आप पूछें कि मेरा क्या है राय, अभी 2 चीज़ों में है। एक कम्युनिकेशन, हम्म। जो भी कम्युनिकेशन मीडिया तरफ से कुछ करें। दूसरा है कंस्ट्रक्शन। दीज़ आर माय 2 पैशन्स मैं अभी के लिए चुना हूँ। अच्छा। और उसकी हिसाब और मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा। करेक्ट। आज से 5 साल बाद अगर हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा। तब तक ये 5 साल में मैंने जो भी अभी इन्वेस्ट किया हूँ, उसका सेटल करके, घर वाला को सुकून में रहने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके, इंग्लिश में एक चीज़ बोलते हैं, एक नायक जो होता है, वो बहुत जल्दी रिडंडेंट हो जाता है। क्या तो चीज हो विश जाता है? रिडंडेंट क्या रिडंडेंट हो जाता है। क्या चीज रेडिडेंट हो जाता है? लीडर्स शुड लीडर, बिकम हाँ। रिडंडेंट हाँ। फॉर द टीम। इसका मतलब है राइट। उसका इंडिपेंडेंस, सेल्फ कैपेबिलिटी बिल्ड कर देना है। हम्म। मतलब घर के लिए जो चाहिए और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जब फ्यूल करेगा, तो घर सुकून में रह जाएंगे। बाकी सब हमारे खेलने का राइट। क्या है। हम जो खेलना है खेल सकते हैं, उसमें उसमें खो सकते हैं, उसमें पा सकते हैं, कुछ भी करेक्ट। कर सकते हैं। घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो चाहिए। ये 5 साल मुझे वो 5 साल है जो मुझे वो सेटल करके और आगे मेरा खेल शुरू करना है करके, ये मेरा प्लान है अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने इसको दो पार्ट्स में बताया कि भाई जो कॉर्पोरेट में अपना कैरियर बिल्ड करा आपने, उसकी लर्निंग्स को लेके अब आप अपना कुछ करना चाहते हैं। और आपने दो एरियाज फोकस करे हैं कि कम्युनिकेशन, जो कि आपका शुरू से एक फोर्टे रहा था कि कम्युनिकेशन में करेंगे। और दूसरा, आपने जैसे कंस्ट्रक्शन में आपने काफ़ी लगता है रुचि भी है आपकी, और काफ़ी उसमें आपने जानकारी भी हासिल करी है। तो बहुत बढ़िया। तो इसका करने का आपने जैसे बताया कि जैसे कि मैं एक उदाहरण शेयर करना चाहूँगा कि दिल्ली में ऑलमोस्ट, इनफैक्ट हाँ, 2006 में एक्चुअली, क्योंकि हमने भी यही सुना था कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से अच्छा रहता है। तो मैंने 2006 में एक फ्लैट खरीदा था एक्चुअली। दिल्ली के पास एक जगह है, गाजियाबाद, मतलब एनसीआर रीजन बोलते हैं उसको। और वहाँ पे पार्शनाथ करके एक डेवलपर्स था, तो उसने फ्लैट्स निकाले थे। प्री प्री कंस्ट्रक्शन प्लान था। तो 2006 में मैंने करीब 34.5 लाख, मतलब 35 लैक्स के करीब का पड़ता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बनाया था कि जैसे जैसे वो बनता जाएगा, आई हैव टू पे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, जैसे जैसे उसका कंस्ट्रक्शन बनता जाएगा फ्लैट का। तो दैट वाज द थिंग। तो मैंने वो बुक कर दिया फ्लैट। और आज तक मेरे को वो फ्लैट मिला नहीं। और मैं पूरे पैसे जमा कर चुका हूँ उसके, ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 35 था लास्ट ट्रंच उसकी, 5% रहती थी, बस वही रह गई। बाकी 95% मनी एक एक करके देते रहे। बट फ्लैट नहीं मिला। हुआ क्या कि पार्शनाथ उस समय बहुत टॉप बिल्डर था, जैसे अंसल्स, यूनिटेक, जैसे साउथ में शोभा शोभा है, और प्रेस्टीज है, सालारपुरिया है, ये सब लोग, मतलब लोग नाम सुनते हैं। नॉर्थ में पार्शनाथ, अंसल्स, यूनिटेक, डीएलएफ, ऐसे नाम हुआ करते थे तब। और तो हमें इतना ज़्यादा तो पता नहीं था, तो और उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी ले नहीं सकते थे, तो उस समय तो पैसा भी कम था, वही देने में हमारे तो होश उड़ गए थे एक्चुअली। तो लिया था, बट वो एक इतना सेटबैक लगा उसका, क्योंकि पहले ही चीज। और उस समय वो मनी वाज लाइक वेरी बिग। ना तो कोई नेटवर्थ थी ना कुछ, क्योंकि दैट वाज लाइक इवन बियॉन्ड या व्हाट आई हैड एट दैट टाइम एक्चुअली। तो जो लिया था, क्योंकि पैसे देने को थे ही नहीं, एक एक करके देते थे। तो क्योंकि वो मिला नहीं, और आज भी हम उसमें कोर्ट केस लड़ रहे हैं। तो मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा गड़बड़ा गया इस चक्कर में। इस चक्कर में मैं दूसरी प्रॉपर्टी कभी ले ही नहीं पाया, क्योंकि वो, हालांकि बाद में कैरियर प्रोफाइल भी अच्छी बनी, पैसा भी मिलते रहे। आज पीछे देखते तो इट डजेंट सीम लाइक अ बिग डील, बट उस समय बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि आई हैड नेवर हैड दैट मनी, या तनख्वाह ही नहीं होती थी इतनी, तो क्या ही तो कमाएंगे, क्या लोगे आप। बट ये है कि वो मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल सेटबैक रहा। इस चक्कर में करके मैं बहुत कॉशियस हो गया, क्योंकि मुझे ध्यान है कि मैं भी आपकी तरह काफ़ी जगह रहा, जैसे दिल्ली में भी रहा, फिर मैं पुणे चला गया।
फिर हैदराबाद आया ओरेकल के लिए, फिर बैंगलोर भी रहा मैं, फिर यूएस में आ गया बहुत साल से, और इंडिया आते जाते रहे मतलब काफी बारी। तो सब सब जनरली बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, इन सब से मैं बहुत फेमिलियर हूँ बॉम्बे से, क्योंकि रह चुका हूँ या कस्टमर से या काम किया है। बट एक वो डर बन गया दिमाग में, क्योंकि वो मिला नहीं, और आज भी नहीं मिली वो प्रॉपर्टी। इनफैक्ट हम अच्छा। लोगों ने कोर्ट केस भी करा उसके अगेंस्ट, जीत भी गए कोर्ट केस, ऑर्डर भी हमारे फेवर में आ गया, और अभी वो एग्जीक्यूशन में चला गया है। स्टिल वी हैव नॉट गॉट द प्रॉपर्टी और द मनी। तो बहुत टायरिंग प्रोसेस है। हाँ तो वो मैं मानता वो मैं मुझे ये सब सही है अर्पित जी, बहुत कुछ ऐसे हो रहा है। इसे ये एक इंडस्ट्री है जहाँ रेगुलेशन काम नहीं करता है, रेगुलेशन काफी नहीं पड़ता है। नहीं बस। और अब एक चीज देखेंगे तो जो लेस एजुकेटेड है, जो लेस पढ़ाई किए हुए लोग हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर और बहुत कुछ करते भी हैं, मगर वो रेगुलेट नहीं करते हैं। वो एक एक हम्म। प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क लेके नहीं आते हैं। वो तो क्या था, वो मैंने जो बोला था कस्टमर ऑब्सेशन, वो नहीं होता है उनमें काफी लोगों में। हम्म। मैंने बोल रहा हूँ, जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, मगर अरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागदौड़ होता है हम्म। और हम्म। पैशन नहीं होता है। तो करेक्ट। काफी लोग वो भी, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड पॉपुलेशन में, जैसे जो फ्लैट खरीदते हैं हम लोग पहले बार जो तंक वाले के, हम भी बॉटम ऑफ पिरामिड हम्म। पॉपुलेशन में आ करेक्ट। जाते हैं। जैसे कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन वो करेक्ट। वो ऐसे कर लेते हैं, और सिर्फ 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट घर में करेक्ट। लेके इंडिपेंडेंट घर में रहना चाहते हैं। राइट। और हम ये भी सोचते हैं कि अपार्टमेंट ऐसी चीज होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है हाँ। घूमने के लिए। ग्लोब श्रिंक हो गया है। अभी करेक्ट। अगर मैं एक बड़ा घर बना ही दिया तो मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आपको ये चीज भी हुआ कि आप अपार्टमेंट लिए तो आप हैदराबाद भी आ सके, या बैंगलोर में भी रह सके, मुंबई और फिर यूएस भी चले गए। वो सब करेक्ट। चीज देखना करता है, क्योंकि घर खाली नहीं छोड़ सकते हैं। बड़ा घर में करेक्ट। कोई आते नहीं है तो रेंट रिटर्न्स नहीं आता है, और घर छोड़ के जाने का मन नहीं होता है वो सब। करेक्ट। अ, काफी कुछ सोशल ये अटैच्ड है, बट मैंने क्या सोचा कि कौन सा प्रॉब्लम ले। अभी सब हम्म। बिजनेस में एक चीज है कि कहाँ कौन से लाइन में हम प्ले करेंगे। करेक्ट। बॉटम ऑफ पिरामिड में प्ले करेंगे, या प्रीमियम सेगमेंट में प्ले करेंगे, एक करेक्ट। कैसा प्ले करेंगे, एंड व्हाट इज द पैशन। मेरा पैशन ये है कि डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड देन हम्म। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, एंड देन मैंने क्या सोचा कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू द ये वाला अपार्टमेंट वाला चीज। क्योंकि हम्म। मुझे कहना कहीं लगता है कि आज की ज़माने में पहले जब इंडिया 1960s में हमारा फर्टिलिटी रेट था 6.4%, राइट। अब 2.1% में आया है। एब्सोल्युटली। जापान में 0.6%, और राइट। कहीं ना कहीं इटली में 1.2% है कुछ है। तो हाँ। ये हमें भी इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, तो पेरिनियल लॉस होने शुरू हो जाएगा हम्म। एक समय के बाद। तो मुझे ऐसे घर नहीं बनाना है जहाँ पीढ़ियां नहीं रहते हैं। तो घर बनाना जहाँ पीढ़ियां रहते हैं, और 100 या 150 साल या 200 साल तक समझ गया। कोई ना कोई परिवार रहना है करके, वैसा एक इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम्म। वैल्यू बेस्ड करना है, तो पैसे शुड बी द रिजल्टिंग फैक्टर। करेक्ट। तो वो एक चीज मैंने देखा, क्योंकि वो पैशन से जब करेंगे, भले ही हम इतना ज्यादा ना कमाएं जैसे कुछ लोग कमाएंगे, मगर एक सुकून मिलता है और एक बैलेंस होता है। परिवार का भी वक्त मिलेगा, पैसे का भी कमी नहीं होगा, और फिर हमारा पैशन का भी उत्तर मिल जाएगा। वो बैलेंस, जैसे मैं एक और चीज मानता हूँ कि एनीथिंग एट एन एक्सट्रीम इज बैड। एक्सट्रीम ऑब्सेशन, एक्सट्रीम पोसेशन राइट। दोनों बैड है। करेक्ट। तो करेक्ट। वो एक चीज है। और तो मेरा एक और दोस्त है, जो उससे बहुत अच्छा करियर बना, और सीएफओ बन के रिटायर, मतलब बाहर आए थे, एक सबैटिकल लिए थे। उसकी बाद उस बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें करके। एंड सो आफ्टर 40 व्हाट नेक्स्ट वाला चीज एक बड़ा बबल है आज के ज़माने में। मैं हम्म। इसको देखता हूँ एक ट्रांसिएंट कॉम्पिटिटिव जो टाइमलाइन्स है उसके हिसाब से होता है। ट्रांसिएंट कॉम्पिटिटिव टाइमलाइन्स में क्या बोल रहा हूँ, 1960s अगर आप कुछ इंडस्ट्री निकालें, ओपन किए, हम्म। तो हम्म। आपको एटलीस्ट 40 साल वक्त मिलता है उसको ठीक करके सेटल करने के लिए। आपको कंपटीशन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है। नहीं हुई।
राइट। मतलब आप इनहेरिटेंस को लेके, खेती से जो पैसे मिला उसको लेके जो इंडस्ट्री आप सेट किया और इंडस्ट्री को आगे लेके गए, आपको बहुत वक्त मिलता है। आपका कंपटीशन आने के लिए आपको कैश फ्लो इतना आसान से नहीं मिलता था जैसे आज में मिलता है। हम्म। और दुनिया तो बहुत दूर दूर का था तब। हम तब यूएस के बारे में सोचते भी नहीं थे। अगर कोई चला भी गया तो थोड़ा कुछ सीख के आए थे, तो इधर आके इन्वेस्ट कर दिया तो गया, तो सेटल हो जाते थे। वो 40 साल बना 20, हम्म। 20 बना 10, 10 बना 7, 7 बना 3। आज के जमाने में कुछ शुरू किया तो एक साल में किसी को कुछ दिखाना है। करेक्ट। नहीं तो वो आइडिया चला जाता है और 10 लोग उसको उसको वो कॉपी आइडिया कर। को रेप्लिकेट कर देते हैं। एक चीज हम्म। मैं देखता हूँ, लास्ट ईयर में कुछ लोगों से बात कर रहा था, कोई स्टार्टअप्स, एटलीस्ट मिनिमम 28 कंपनीज में बात किया, उसमें 15 स्टार्टअप ऐसे थे, एवरीबडी वेयर लुकिंग एट मर्चेंट लेंडिंग एज अ की बिजनेस एरिया। सबको मर्चेंट लेंडिंग करना है। पैसे किसका है? इन्वेस्टर का है। इन्वेस्टर का, करेक्ट। आप पैसे लेंगे और मर्चेंट को लेंड करेंगे। क्यों लेंड करेंगे? क्योंकि एनपीए बहुत कम है, नॉन हम्म। परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो सिर्फ 2% का होता है। और फिर हम कंट्रोल देंगे, इसमें पैसे अच्छे से आ जाएगा, कमीशन में ही एक काम हो जाएगा। तो फिर कुछ चीजें मैंने पूछा कुछ लोगों से, ये तो बच्चे हैं जो कॉलेज से बाहर आए हैं, उसको एक अच्छा आइडिया लगा, उसको लेके निकल के कंपनी खोल दिया। सब वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर रख देते हैं उसका, अपने दोस्त जो टेक बना देता है। आज के जमाने में टेक बनाना भी आसान हो गया। आसान है। तो एक एक टेक्नोलॉजी बना दिया और आप कस्टमर्स को जाके ढूंढ भी लिया और आप मर्चेंट लेंडिंग भी करना शुरू कर लिया। ठीक। सबको पैसे चाहिए, सबको एक कम दाम में जी। चाहिए सब। हाँ। सो मैंने देखा कि ऐसे देख रहा था, साउथ अफ्रीका में एक साल में 10 से 20 हो गया मर्चेंट लेंडिंग वाला कंपनीज। इंडिया में वैसे ही कुछ बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। अगर सब लोग लेंडिंग करना शुरू करेंगे तो रिकवरी कैसे होगा? तो राइट। राइट, रिकवरी का प्लान क्या है? और आपका जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में करेंगे, तो बियॉन्ड मर्चेंट लेंडिंग क्या करना चाहते हैं? करेक्ट। करेक्ट। किसी को आंसर नहीं था। हम्म। और दूसरा चीज मैंने देखा कि हाउ डू यू एक्चुअली अप्रिशिएट लीडर्स इन द मार्केट, जो 40 साल हो गए हैं, सब कुछ कुछ सीईओ सीएफओ हो गए हैं। अभी उन लोगों से, उन लोग का आप अपनी कंपनी में लेके बड़ा सैलरी भी दे, सब कुछ दे, वो सब काम निकाले, मगर काम निकालने में चीज में एक एडवाइजरी जो चीज होता है वो सुनने के लिए लोग पसंद नहीं करते हैं। हम्म। इफ सब पसंद नहीं है, दे डोंट अप्रिशिएट लीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उन लोगों को चाहिए कि मुझे जो चाहिए वो आप करके दीजिए, वो सही राइट। है या गलत है, वो एक चीज आ रहा है। तो फाउंडर्स मेंटालिटी में बहुत बदलाव आया है अभी। तो तो कितने लोग फाउंडर्स करेंगे स्टार्टअप? तो हमेशा अच्छा ही है, मगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो अगर 5 सक्सेस हो रहा है तो 95% फेल हो रहा है। वो भी करेक्ट। एक मेट्रिक देखना है हमें कि क्यों वो नहीं हो रहा है। तो करेक्ट। उसका एक सोसाइटी, उसका एक कम्युनिटी बनने का अभी होने वाला है मेरे हिसाब से। जैसे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में जैसे कम्युनिटीज बन रहे हैं, एक स्टार्टअप हाँ। कम्युनिटीज भी शुरू होना होगा। मेंटरशिप मॉडल शुरू होना है। एक नया तरीके का एक काम आएगा इंडस्ट्री में, करेक्ट। जहाँ सेकेंड इनिंग्स में जो लोग हैं वो तैयार है मेंटरशिप देने के लिए। यू हाँ। लाइक टू पे फॉर द एडवाइजरी। और करेक्ट। फर्स्ट इनिंग्स में जो लोग जो शुरू करते हैं, करेक्ट। उसको करेक्ट। आगे लेके चलने का उसका जो आइडिया नहीं है, मगर आप टेक बना दिया तो आप इनका राय लेंगे। ऐसा करेक्ट। कुछ नया नया इंडस्ट्री खोलने को होगा। और अभी चैट जीपीटी आ गया, हम्म। एडवाइजरी का तो बहुत आसान से मिलेगा, मगर अच्छा भी आएगा और सही भी नहीं आ सकता है। तो करेक्ट। एक क्रेडिबल मेंटरशिप मॉडल अभी बहुत चाहिए इंडस्ट्री के लिए। करेक्ट। करेक्ट। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ में इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर कि ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। काफ़ी स्टार्टअप्स से मेरी भी बात होती है। और जो मैंने एक पॉइंट नोटिस करा, जो आपने बड़ा अच्छा चीज़ बताई, कि जब भी आप स्टार्टअप फाउंडर से बात करते हैं, खास तौर पे जो स्टार्टअप फाउंडर्स जो 20s में हैं या मे बी इवन अर्ली 30s में भी हैं, उनका फोकस हमेशा क्या रहता है कि मैं अपना बस किसी तरीके से प्रोडक्ट मार्केट फिट लेके आ जाऊं, कुछ भी प्रोडक्ट बस सामने रख दूं ताकि मेरा कुछ तो ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो जाएं। और उसमें वो क्या करते हैं कि जनरली वो फ्रेशर्स या यंग, मतलब 20 25 30 साल के लोग रख लेते हैं और उनसे काम निकालते हैं। तो टैक्टिकल वर्क जो आप बता रहे थे शुरू में, जो आप बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन करते थे, वो काम तो कर देते हैं, बट एक कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक वर्क वो भूल जाते हैं या इतना सोच नहीं पाते उसके बारे में। और आई थिंक जो जो सेकंड इनिंग वाले जो लोग हैं, जो कि
पहले ये गलती वो खुद भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो एहसास हो चुका है उनको कि खाली एग्जीक्यूशन और टेक्निकल वर्क ही सब कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी में वो लोग जंप लगा चुके हैं ऑलरेडी, और वो गलतियां देख चुके हैं, तो दे नो क्या नहीं करना है और क्या करना है, और आगे तक का क्या सोचना है। तो जब ये स्टार्टअप्स वाले लोग ऐसे लोगों को लेके आते भी हैं, वो जनरली फोकस उनका सारा एग्जीक्यूशन पे रहता है कि एग्जीक्यूशन कैसे कर दिया, तुम्हें कोडिंग कितनी अच्छी आती है, तुम्हें आर्किटेक्चर बनाना कितना अच्छा है। उनका थॉट प्रोसेस अभी भी वही है जैसे वो फ्रेशर और जो एंट्री लेवल वाले लोग होते हैं उनको करते हैं। वो स्ट्रैटेजिक बेंट ऑफ जो उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका विजडम एक तो रहता है डेटा, डेटा के ऊपर होता है नॉलेज, नॉलेज के ऊपर होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर होता है विजडम, विजडम हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबका करेक्ट आप होता है, राइट। वो ऐसा नहीं होता कि मैं पैदा हो गया, मैंने बहुत अच्छी आईआईटी की बुक पढ़ ली और मेरे को विजडम आ गया। नेवर। आपको नॉलेज करेक्ट मिलती है, डेटा पढ़ लोगे तो, बुक्स पढ़ोगे तो डेटा है वो सारा, उसको करेक्ट सिंथेसाइज करोगे तो नॉलेज आ जाएगी, उसको अप्लाई करोगे तो इंटेलिजेंस बन जाएगा। करेक्ट बट वो अप्लाई बार बार करना है, अलग अलग सिचुएशंस में करना है, अलग अलग समय, कभी गलत होगा कभी सही होगा, उससे निकल के विजडम आएगा। तो कहीं ना कहीं वो विजडम लूज कर जाते हैं, जो आप आई थिंक जो बहुत बात आप अच्छे बताया। तो वो चीज लूज कर जाते हैं। और ये मैंने भी अपनी कॉन्वर्सेशंस में काफी नोटिस करा है कि स्टार्टअप फाउंडर्स की बहुत टाइम में तक मेंटालिटी यही रहती है कि भाई मुझे एग्जीक्यूशन करके दिखा दो, ये कर दो वो कर दो, तो वो पहचान ही नहीं पाते कि ये बंदा जो एक एक सेकंड इनिंग वाला बंदा हो सकता है, जो मेंटरशिप दे सकता है या जो एक विजडम ला सकता है, वो वैल्यू ही नहीं करते। एंड आई थिंक ये इसका आई थिंक कहीं ना कहीं ये सेल्फ सर्विंग प्रोफेसी है। कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो फाउंडर उसको वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू कभी देखी ही नहीं। उन्हें लगता है कि भाई मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ, मैं पैसा लेके आया हूँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया, तो मुझसे ज्यादा ये क्या जानता है। उनका हाँ, mindset वो रहता है, ईगो आ और जाती वो है। आपने एक थ्रेशोल्ड भी देखे होंगे। सीरीज ए से सीरीज डी तक एक तरह का एक बिहेवियर पैटर्न होता है। हाँ सीरीज डी फंडिंग से आगे दूसरे तरह का थिंकिंग पैटर्न होता हाँ, है। करेक्ट नाउ करेक्ट। सीरीज ए से सीरीज डी में जो एंजल इन्वेस्टमेंट होते हैं, हाँ नर्जिंग बहुत कम होता है और अपनापन ज्यादा होता है। अगर आप सीरीज डी से आगे निकल गए हैं, इसका मतलब है आपने कुछ थ्रेशोल्ड ब्रेक करके इंडस्ट्री में करेक्ट। आपको एक कन्विंसिंग फैक्टर आ गया। तो एक एक और सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, थोड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स, इन बिटवीन हम्म इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और बिग इन्वेस्टर्स के बीच में एक सेक्शन है। हम्म जब वो आते हैं, वो बोर्ड में आके जो नच और पुश करते हैं, समटाइम्स क्या होता है, the same startup founders, because of lack of long term view और लॉन्ग टर्म व्यू और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ना होने के कारण, हम्म कभी उनका हवाले पूरा दे देते हैं, हम्म, डिबेट में होते नहीं है, अपीसमेंट में चले जाते हैं, शेयर होल्डर इंटरेस्ट में पड़ जाते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को खो जाते हैं। भूल गए थे तो हाँ। ऐसे कंपनी गिर जाए सीरीज डी से सीरीज के बीच में। जो करेक्ट। आईपीओ जाता है, इसका मतलब है बहुत सारा हर्डल्स से आगे और जाके कोई करेक्ट। विजनरी और पैशनेट फाउंडर जो है, वही एक आईपीओ तक जा सकते हैं। तो हाँ वो हमें कुछ लोगों से देखना देखना नजर आता है। जैसे आप इनको देखिए, ओयो का रितेश अग्रवाल, हाँ या कुछ अदर इंडियन हाँ, फाउंडर्स। जोमेटो गया है, पेटीएम गया है आईपीओ, अभी मामा का चल रहा है आजकल। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा आरपी जी, इंडियन फाउंडर्स इंडिया का वॉल्यूम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द वर्ल्ड प्रॉब्लम भूल जा रहे हैं। भूल जा रहे हम भूल। लोग हम लोग के फाउंडर्स में अभी ये कलेजा नहीं रहा है कि मैं अभी जाके फॉरेन में इन्वेस्ट करके डॉलर्स भी कमाऊं, रुपए भी कमाऊं, वॉल्यूम प्रॉब्लम भी सॉल्व करूं, वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व करूं। वो अब शुरू हुआ है। अगर वो हो जाएगा तो हमारा एंटरप्रेन्योर्स इंडिया से और बाहर जाएंगे और हम्म बड़ा बड़ा कंपनी शुरू करेंगे। तो ये सब सीख है हमारा। और हमारा जो देश है वो बहुत आगे आ चुका है, बहुत इवॉल्व हो रहा है। एक रेवल्यूट का एक फाउंडर ने अगर विद इन 3 इयर्स वो कंपनी को $33 बिलियन तक लेके आ सकता है, कुछ 10-12 कंट्रीज में खोल सकते हैं, हम हम्म, क्यों नहीं खोल सकते हैं। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम तो बड़ा प्रॉब्लम है वॉल्यूम का। हम हम्म, अगर हम वॉल्यूम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो बहुत आसान है। करेक्ट। मगर कस्टमर को ध्यान में रख के और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को छोड़ के हम्म विजनरी और पैशनेट लीडरशिप और सीख हर तरह से लेके, मतलब जैसे जिम कॉलिंस बोलता है, हायर राइट पीपल एट द राइट टाइम मैटर्स। करेक्ट। जैसे राइट लोगों को राइट काम पे रखेंगे, उसका हम्म सही दाम देंगे, असली आउटकम आएगा। अब एक और पैतरे में देखा हूँ कि
कोई 20 साल से कम एक्सपीरियंस है, उसको वो कम दाम में मिलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, हम जो बोलते हैं वो काम करते हैं, उसको सीपीओ दे दो, उसको सीएफओ कर दो, ये सब कर दो, भले ही आपका काम आप निकल पाएंगे, कहीं ना Correct. कहीं ऑफिसमेंट आ जाता है, क्योंकि वो नॉलेज गैप जो है, हाँ बहुत एक्सपीरियंस है। गैप, जैसे आपने बोला कि विजडम गैप, वो हाँ विजडम गैप बहुत कॉस्टली बन रहा है। बहुत अब में ज्यादा। दिखता है, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है। करेक्ट शॉर्ट टर्म करेक्ट। में सक्सेस आ जाता है, लॉन्ग टर्म वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। नहीं ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। इनफैक्ट मैं रिसेंटली देख रहा था कि इवन यूएस में भी ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या रहता है कि जब भी कभी कोई प्री सीड है या बहुत अर्ली अर्ली स्टेज स्टार्टअप वगैरह रहता है, और वो टेक सीटीओ ढूंढ रहे होते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन हु विल लीड द एंटायर टेक, एक्चुअली उनको टेक सीटीओ नहीं चाहिए होता। सीटीओ तो वो बस टाइटल दे रहे होते हैं उसको, उसको इंजीनियर चाहिए होता है जो जाके कोडिंग करके देगा बैठ के, उसको वो सीटीओ बोलते हैं। विच इज़ वेरी वेरी आई वुड से ऑर्थोगोनल टू द ट्रूथ, बिकॉज सीटीओ कोडिंग करने के लिए अगर आप लेके आ रहे हो तो दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट फिट ईदर फॉर द सीटीओ नीदर फॉर दैट गाय। बिकॉज सीटीओ का मतलब ये होता है कि जो बंदा स्ट्रैटेजिकली थॉट प्रोसेस करता है, जो लीडरशिप इतनी जबरदस्त लाएगा कि और बंदे आके उसके लिए काम करना चाहेंगे। अगर उनको चाहिए क्या होता है कि वो टाइटल देते हैं सीटीओ का, वो बंदा उन्हें चाहिए होता है जो कोडिंग करेगा, लीड इंजीनियर चाहिए होता है बेसिकली, जो जाके सब कुछ लिख देगा, स्टैक स्टैक बड़ी जल्दी जल्दी बना लेगा। पॉइंट ये हो जाता है कि अगर तो उनकी स्टार्टअप निकल चलती है, जैसे मान लो फंडिंग वंडिंग मिल गई, उसी को सीटीओ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, वो बंदा है तो इंजीनियर, वो मैनेजर भी नहीं रहा कभी इससे पहले। फॉरगेट अबाउट लीडिंग अ कंपनी, इज नेवर लेड अ टीम। करेक्ट। तो वो क्योंकि सीईओ भी इतना अनुभवी था नहीं, वो उसको सीटीओ बना दिया उसने, खुद वो सीईओ बन गया, उसने कभी कंपनी रन नहीं करी, इसने कभी टीम रन नहीं करी, दोनों मिलके आगे आगे फंडिंग उन्हें मिलती चली गई। तो इनको क्या होता है कि कई बारी टॉक्सिक कल्चर क्रिएट कर देते हैं कंपनी के अंदर, जिसमें वो अगर कोई एक और इंजीनियर भी लेके आ रहे हैं, वो बजाय उसको अपने टीम का मेंबर समझने के बजाय कॉम्पिटिटर समझते हैं, अगर वो ज्यादा होशियार है या ज्यादा अच्छा है। जबकि एज अ लीडर यू हैव टू एनकरेज पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, क्योंकि तब तुम्हारा को काम करना ही नहीं पड़ेगा, इट विल रन ऑन ऑटो पायलट एक्चुअली, एंड पीपल स्टार्ट competing with them. That's the biggest drawback that I have seen. ओए, और अगर अगर मैं इसको स्टेटमेंट जैसे बनाऊं, आरपीजी जो हम दोनों जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो स्टेटमेंट ये हम बोलना चाह रहे हैं, डोंट फोकस ऑन द आउटपुट। आउटपुट बेस्ड जो स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें काफी काफी पिटफॉल्स है फॉर लॉन्ग टर्म। फोकस ऑन इनपुट्स, वेयर यू ब्रिंग इन राइट पीपल, हम्म build right culture, put in right ingredients for the dish will automatically come on its own better. So राइट। output तो दिन पक्का है, मगर then focusing on input and consumer focused mindset is key to long term success. लॉन्ग टर्म। Short, don't give up on long term success for short term gains. ये हम बोलना चाह रहे हैं। ये तो मेरा विजडम है, जहां मैं सीख के आया हूँ अमेजोन से। हम्म। दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर सेकेंड इनिंग्स कोई भी स्टार्ट करे तो हाँ ये माइंड में रखना है अकॉर्डिंग टू नहीं मी। बहुत अच्छा आपने बताया है, और आई थिंक ये आप सही कह रहे हैं, और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि 100 स्टार्टअप स्टार्ट होती हैं तो 3 4 5 जो हैं सक्सेस पाती हैं, बाकी 95% शायद डिक्लाइन हो जाती है, एक साल नहीं तो 2 3 साल में तो बंद ही हो जाती हैं बेसिकली। आई थिंक ये समय लगते लगते इन चीज़ों पे आएगा। बट वंस अगेन आई थिंक हम समय के करीब आ रहे हैं अपने। बहुत बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आगे भी हम दोबारा आपसे बात करेंगे सेकेंड इनिंग्स पे, और आपने किस तरीके से अपना पाथ दोबारा चेंज करें। तो आज के लिए आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंटरटेनिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। और दोबारा किसी नए सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदित्य जी। शुभ थैंक रात्रि। यू।